जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीटेट और बीपीएससी 4.0 का जो सब सब्जेक्ट है। इसमें हिंदी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 है। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 है, जो कि आपकी परीक्षा यूपीटेट और बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से सीधे आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। और साथ ही चैनल पर पहली बार जो लोग हैं, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं यूपीटर और बीपीएससी 4.0 का प्रैक्टिस सेट हिंदी का 2। तो साथियों, ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जहां पर आपके कुल 30 प्रश्न हिंदी के होते हैं और हिंदी में जो है आपका व्याकरण और साहित्य दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि व्याकरण से भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और साहित्य से भी हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 14 अक्टूबर, बी 14 सितंबर और सी 11 जून और डी 15 सितंबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नीचे फटाफट कमेंट जरूर करिए। ठीक है, जैसे पहले का ए बी सी या डी जो भी लग रहा हो आपको, जो आपको पता हो वो नीचे टाइप करिए और टाइप करके नीचे कमेंट करिए। ठीक है, और आप जब डिस्क्राइब भी करना चाहें इसका जो है व्याख्या, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 14 सितंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल पूछा गया है कि किसका है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा यमक होगा, अनुप्रास होगा, श्लेष होगा या फिर उपमा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आया है, यानी कि कनक कनक जो है ये एक शब्द अलग अलग आया, मतलब 2 बार आया है और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। जहाँ एक सोना है और दूसरा धतूरा है, तो ये कौन सा अलंकार होगा, ये अलंकार होगा साथियों यमक। ठीक है, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो और प्रत्येक शब्द का जो है अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही शब्द में कौन सा लिंग है। जो दही शब्द है आपका उसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि आपके ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये पुल्लिंग है। जैसे दही हो गया, मोती हो गया, पानी हो गया, घी आदि अपवाद हैं, अपवाद स्वरूप हैं, इसलिए यह जो है क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं। जैसे दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती है। ठीक है, पानी कड़वा होता है, पानी कड़वी नहीं होती है। ठीक है, और जो है मोती टूटता है, मोती टूटती नहीं है, मोती टूट जाता है, टूटती नहीं है। मोती अच्छा होता है, मोती अच्छी नहीं कहते। जैसे घी पिघलता है, घी पिघलती नहीं है। ठीक है, घी और दही सभी क्या होते हैं, दूध हो गया, ये सभी जो है आपके पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महोदय का संधि विच्छेद ऑप्शन ए महोधन दय, ऑप्शन बी महाधन उदय, ऑप्शन सी महान धन उदय, ऑप्शन डी महोधन उदय। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, आपका सही जवाब जाएगा आपका फोर्थ का ऑप्शन बी। फोर्थ का ऑप्शन बी यानी कि महाधन उदय। ठीक है, महाधन उदय, जिसमें से आपका इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें गुण संधि होगी। एक मात्रा ऊपर लगी है यानी कि एक चोटी, तो आपकी गुण संधि, अगर दो होती तो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर महाधन उदय होगा। महाधन उदय में जो आपका आ होता है, ठीक है, आ प्लस उ बराबर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है ना। तो आ प्लस ये जो आ है यहाँ पर ओ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, ओ हो जाता है, इसलिए महाधन उदय बराबर हो जाता है आपका महोदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो जो चौराहा शब्द है साथियों, इसमें कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है। तो कर्मधारय, द्वंद्व, गुण, सॉरी द्विग या फिर स्थायी भाव। तो जो चौराहा है साथियों, चौराहा में कौन सा समास बनेगा, बनेगा आपका द्विगु समास। ठीक है, जहां पर समास में पहला अक्षर संख्यावाचक हो, जैसे चौ हो गया, चार हो गया, पंच हो गया। ठीक है,
यानी जहाँ पर पहले शब्द का पहला जो हो वहाँ पे संख्या हो तो वो समास क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे जैसे द्विगु यहाँ पे भी संख्या दिखा रहा है ना द्वि, तो मतलब समझने के लिए सिर्फ कि यहाँ पर द्वि दिखा रहा है तो जहाँ पर पहला जो है पहला शब्द किसी जो है किसी समास का पहला शब्द संख्यावाचक हो तो वहां पर द्विगु समास होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको गोदान के रचयिता कौन है, तो गोदान के रचयिता जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा साथियों, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी है गोदान के रचयिता, यानी गोदान, गबन और सेवा सदन, ये जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र महोदय की हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, उपन्यास हैं, ये सभी क्या है, उपन्यास है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, शासा साहा, ता, था, दाधा या फिर आपका टाड़ा टाड़ा या फिर आपका चा छा जा झा। तो ऊष्म व्यंजन पूछा है तो ऊष्म तो एकदम आसानी से आप बता लेंगे, ऑप्शन ए जाएगा शासा साहा, ये सभी जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके उच्चारणों में मुख में जो है गर्म हवा यानी ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल का विलोम क्या होगा, जंगल का विलोम शब्द क्या है, जंगम का है, सॉरी जंगम का विलोम पूछा है, तो क्या अगम होगा, दुर्गम होगा, स्थावर होगा, फिर चंचल होगा। तो साथियों इसमें सही जवाब क्या जाएगा, इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी स्थावर, ठीक है। जंगम अर्थात चलने वाला, जंगम का अर्थ क्या होता है, चलने वाला, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अस्थावर यानी कि स्थिर रहने वाला, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के जो है यशस्वी संपादक थे, तो कौन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरीशचंद्र, ठीक है साथियों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं और इन्होंने इसका संपादन कब किया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर कब 1903 से लेकर के 1920 तक, ठीक है 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। तो ये लगभग 17 साल संपादन इन्होंने लगातार किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आपके सरस्वती पत्रिका का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत में कौन सी संधि है, तो स्वागत में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, दीर्घ, वृद्धि, गुण या फिर यण, ठीक है। तो साथियों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वागत को पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, तो स्वागत का हो जाएगा सुधन आगत, सुधन आगत, तो ये है आपका संधि विच्छेद। अब यहाँ देखिए जो ऊ का व हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊ का जो ये ऊ है, ऊ का क्या हो जाता है, ये व हो जाता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यण संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, करा मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि एक शब्द के लिए, सॉरी मतलब पूरे शब्द के लिए एक शब्द, पूरा वाक्य का एक शब्द यहाँ पूछा गया है। तो जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मोक्षगामी कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं, फिर तपस्वी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त करने वाला अर्थात आपका हो जाएगा मुमुक्षु, ठीक है। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं साथियों, मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ईद का चांद होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, खुशियां मनाना, दुर्लभ होना, या फिर बहुत प्यार होना। तो देखिए ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 13, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या, रति होगा, हास होगा, शोक होगा या फिर क्रोध होगा। तो ठीक है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका शोक करुण रस का अस्थायी भाव होता है, ठीक है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोहा शब्द, दोहा छंद के पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, यानी कि दोहा
कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएँ होंगी आपको? ऑप्शन ए कह रहा है 13, 13 11, 13 या 16 या फिर 12, ठीक है। बात आई है दोहा के साथियों, तो दोहा में जो आपका पहले और तीसरे में 13, 13 हो जाएँगी। पहले और तीसरे में 13 हो जाएँगी, ठीक है। और दूसरे और चौथे में कितनी हो जाएँगी? 11, 11 हो जाएँगी, ठीक है। तो पहले तीसरे में 13, 13 और दूसरे चौथे में 11, 11 ये दोहा में होता है, ठीक है। और जो दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है, ठीक है। तो सोरठा में पलट जाता है। इस यहाँ पे 11, 11 हो जाएँगी और यहाँ पे 13, 13 हो जाएँगी, लेकिन यहाँ दोहा पूछा था, तो पहले तीसरे में 13, 13 और दूसरे चौथे में 11, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल की शुद्धवर्तनी पहचानना है आपको। उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल का शुद्धवर्तनी ए, बी, सी, डी कौन-सा इसमें सही जवाब है? ठीक है। तो साथियों इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कौन-सा? ऑप्शन डी यानी कि उज्ज्वल होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। आपसे पूछता है हमेशा, कई बार पूछेगा ऐसे शब्दों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? यामा जो है किसकी रचना है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, ठीक है। तो साथियों इसका सही जवाब जाएगा आपका कौन सा? सही जवाब है 16 का यामा। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध जो है कृति है, प्रसिद्ध कृति है, जिसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा को, यामा के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत, अति या फिर अत्या, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि अति। ऑप्शन सी अर्थात अति इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे साथियों तो क्या बनेगा? संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन आचार, क्या बनेगा? अति धन आचार। ये अत्याचार यानी कि यण संधि होगी यहाँ पर, और इसका उपसर्ग बनेगा अति, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो लोग चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। अन्य सब्जेक्टों का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलता रहेगा और थ्योरी भी, ठीक है। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा सभी सब्जेक्टों का, चाहे यूपी टेट हो चाहे आपका बीपीएससी हो, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? इसका सही जवाब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि भक्तिकाल। डॉक्टर गेरसन और अन्य विद्वानों के अनुसार भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग या स्वर्णकाल कहा गया है। क्या हो जाएगा आपका? भक्तिकाल। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दिनकर, रवि, अशुमाली या फिर यामिनी। तो इसमें सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? ये साथियों यामिनी नहीं होगा, ठीक है। यामिनी किसका है? यामिनी रात्रि का है। रात्रि का पर्यायवाची है, ये सूर्य का नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है ये सूर्य का है। दिनकर, रवि, असमाली ये सभी जो हैं ये सूर्य के हैं। दिवाकर ये सभी सूर्य के हैं, लेकिन यामिनी रात का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकपट। निकपट के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो निष्कपट, ये निष्कपट या फिर ये या फिर डी, ठीक है। तो निधन कपट से कौन सा शब्द इसमें से बनेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि जो नी होगा, नी धन कपट, ठीक है। कपट, इसमें जो ये वाला सा होता है ये सा हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का हो जाएगा, जो ये विसर्ग था, विसर्ग का ये वाला सा बनता है, ठीक है, मूर्धा वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका निष्कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है, शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है, ठीक है। लिखित में आपका वर्ण होगा और मौखिक में ध्वनि होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्वनि तो दिखा नहीं, यहाँ पर वर्ण है, तो आप वर्ण लगाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है लिखित में वर्ण होगी और मौखिक में ध्वनि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला जो है इसके रचयिता कौन है, ठीक है।
तो क्या माखनलाल चतुर्वेदी है, हंसराय बच्चन है, या फिर बालकृष्ण नवीन है, या फिर रमेश त्रिपाठी हैं? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जाएगा, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना मधुशाला है। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना का क्या अर्थ है? तो क्या मुद्रा बनाए रखना, क्रोध करना, या फिर तेवर बदलना, या फिर रंग बदलना? ठीक है, तो लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है साथियों? आपका ऑप्शन जाएगा यहाँ पे बी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी अर्थात आपका क्या है? क्रोध करना। ठीक है, लाल पीला का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध करना। नेक्स्ट है, अंधा युग किस विधा की रचना है? तो जो अंधा युग है, ये क्या आपका उपन्यास है, कहानी है, या नाटक है, या फिर आपका संस्मरण है? तो सही जवाब इसमें जाएगा आपका, ये क्या है? ये एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, क्या है? नाटक है। और ये किसका है? ये तो धर्मवीर भारती रचित अंधा युग एक जो है गद्यविध नाटक है, जो कि महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। किस पर आधारित है? अंधा युग महाभारत के अंतिम दिन पर। ठीक है, तो किसने लिखा है? धर्मवीर भारती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 7, तो सॉरी 6। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, और आपका संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से? फिर से ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये टोटल 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। नेक्स्ट है आपका, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जो साकेत महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, या फिर नागार्जुन? तो सही जवाब जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। साकेत जो है, साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें उर्मिला की विवाह की वेदना का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सागर में गागर भरने का अर्थ क्या होता है? सागर में गागर भरने का अर्थ क्या होगा? थोड़े समय में बहुत कुछ कहना, मतलब थोड़े में बहुत कहना, या फिर बहुत बोलना, या फिर कम बोलना, या फिर मटके में पानी भरना? साथियों, गागर में सागर भरने का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए के साथ जाओगे, थोड़े में बहुत कहना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, या फिर प्रति उपकार, या फिर आपका अतियुक्त उपकार? ठीक है, तो साथियों यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार बनता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिधन उपकार। इसमें प्रतिधन उपकार में संधि कौन सी होगी? तो इसमें यण संधि होगी। कौन सी संधि? यण संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या बनेगा? यज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषण, या फिर यकृत? ठीक है, तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं साथियों? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, और जो कम जानता हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ। जो सब कुछ जाने उसे सर्वज्ञ, जो थोड़ा कम जानता हो या कम जानता हो उसको अल्प जो है अल्पज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस की शैली क्या है? जो रामचरितमानस है इसकी शैली क्या है? मुक्त शैली, प्रबंध शैली, वर्णनात्मक शैली, या फिर अ, परिमार्जित शैली? तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया। कौन सी? प्रबंध शैली, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी है। ठीक है, तो ये था साथियों आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके बीपीएससी और यूपी टेट के लिए संबंधित था। अब आप ये बताएं 30 में से आपने कितने सही जवाब आपने दिए? ठीक है, ये बताएं, और वीडियो कैसी लगी आप ये भी लिखेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे अन्य वीडियो की जो अन्य सब्जेक्ट की वीडियो है तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।